फर्स्ट टाइप ऑफ एविडेंस है डायरेक्ट एविडेंस। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट मीन्स एक पर्सन ने, जो पर्सन कोर्ट में टेस्टिमनी या एविडेंस रिकॉर्ड करवाने आ रहा है, उस पर्सन ने अपने सेंसेस से उस चीज़ को परसीव किया है, अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, पर्सन ने अपने सेंसेस से परसीव किया और वही पर्सन अब कोर्ट में अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराने आ रहा है, और तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट एविडेंस। ये तो हो गया जनरल सेंस में। अब किस तरीके से लॉ की लैंग्वेज में इसे समझेंगे उसे समझिए। एक पर्सन जो कि टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाने आ रहा है, एज टू प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव, जो मेन फैक्ट है उसको प्रूव करने के लिए वो पर्सन टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराने आ रहा है। यानी कि इस पर्सन ने या तो उस चीज़ को, जिस फैक्ट को वो प्रूव करने आ रहा है, उस फैक्ट को अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, अपने सेंसेस से परसीव किया है, या फिर आप कह लीजिए एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोर्ट में टेस्टिमनी देने कोई पर्सन आ रहा है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर फैक्ट। मतलब उस मेन फैक्ट को प्रूव करने के लिए अभी उसको किसी और फैक्ट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए आ रहा है, एक फैक्ट की एविडेंस देने आ रहा है, जिस फैक्ट से प्रूव होगा फैक्ट इन इशू। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए फैक्ट इन इशू क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फैक्ट इन इशू है कि क्या ए ने एक्स पर्सन का मर्डर किया, तो यहाँ फैक्ट इन इशू क्वेश्चन क्या बना कि क्या ए ने उस पर्सन एक्स का मर्डर किया। अब कोई पर्सन बी है जो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ए ने इस पर्सन का मर्डर किया है, ठीक है, और ये पर्सन जिसने अपनी आंखों से देखा है वो आके कोर्ट में इस फैक्ट को कहता है कि मैंने ए को देखा है इस एक्स पर्सन का मर्डर करते हुए। यानी बीच में किसी और चीज़ को उसने प्रूव नहीं करना कि इसके हाथ में क्या था, ये सब, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी सेंसेस से देखा है। तो ऐसा फैक्ट को की टेस्टिमनी देना विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर फैक्ट, तो किसको प्रूव करने के लिए, फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। उसके साथ ही समझिए, जैसे कि मान लीजिए फैक्ट ऑफ मैरिज प्रूव करना है, तो फैक्ट ऑफ मैरिज प्रूव करने के लिए क्या सफिशिएंट होगा, मैरिज की फोटोग्राफ, तो मैरिज की जो फोटोग्राफ्स हुई वो डायरेक्ट एविडेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जो डायरेक्ट एविडेंस है वो सुपीरियर कॉग्नेंसी है उसकी, मतलब वो सबसे ऊपर रहेगा। उसके साथ ही अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर तो हो सकता है ना। अब डायरेक्ट एविडेंस कब फेल हो सकती है, इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, और ये एक ऐसा नया क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। ये क्या कहते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस में सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकता है। सोर्स ऑफ एरर हो सकता है कि ये पर्सन जो एविडेंस देने आ रहा है अगर यही फेल हो जाए, ठीक है, यानी कि फॉलेबिलिटी ऑफ द टेस्टिमनी, इसकी जो गवाही है अगर वो फेल हो जाती है तो डायरेक्ट एविडेंस फेल हो सकती है। आई होप डायरेक्ट एविडेंस क्लियर हो गया होगा। उसके साथ ही डायरेक्ट एविडेंस के केस में ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एविडेंस में इंक्लूड होता है प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब ये सोचिए कि जब कोई इंसिडेंट हुआ तो जो एक्यूज्ड था या जो ऑफेंडर था उसने उस इंसिडेंट को करने के टाइम पे कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं छोड़ा। तो जब कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं छोड़ा गया हो तो अब बारी आएगी फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या है कि कोर्ट के सामने अब इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बनाई जाएंगी, जो इवेंट हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा उन कोज और इफेक्ट के हिसाब से कि क्या कारण थे और किन कारण की वजह से ये ऑफेंस हुआ, ये सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जो ये रिकंस्ट्रक्शन है उस रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जब ये ऑफेंस हुआ था, उसकी मदद लेकर जब एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी तो वो होगी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोई इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये एक डायरेक्ट एविडेंस है जो कि इनडायरेक्ट तरीके से अप्लाई की जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है किसी केस में तो क्या बिना डायरेक्ट एविडेंस के, यानी डायरेक्ट एविडेंस की एब्सेंस में सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे क्या कन्विक्शन हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, पर अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं। ये कंडीशंस बताई गई थी। केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट।
इस केस में ये हेल्ड किया गया कि अगर नीचे दिए गए 3 कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस पर भी कन्विक्शन हो सकती है बिना किसी डायरेक्ट एविडेंस के। क्या है वो कंडीशन? फर्स्ट है, जिन सर्कमस्टेंसेस से कंक्लूजन तक पहुंचा गया है वो अपने आप में कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। नंबर 2, सभी फैक्ट्स जो भी इस्टेब्लिश किए गए हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से वो एक्यूज्ड के गिल्ट को लेकर कंसिस्टेंट होने चाहिए। और थर्ड है, जो सर्कमस्टेंसेस ली गई हैं वो सर्टेन होनी चाहिए और एक्यूज्ड का सिर्फ और सिर्फ एक्यूज्ड का गिल्ट बताती होनी चाहिए और किसी पर्सन का नहीं, मतलब और पर्सन को एक्सक्लूड करते हुए सिर्फ एक्यूज्ड का गिल्ट बता रही हो। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस पर कन्विक्शन हो सकती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है एक विटनेस की ऐसी टेस्टिमनी जो कि अदर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, जिन रेलेवेंट फैक्ट से फैक्ट इन इशू इन्फर्ड होता है। डायरेक्ट एविडेंस में क्या था? एक विटनेस किसी प्रिंसिपल मेन फैक्ट की एविडेंस देने आया है क्योंकि इसे मेन फैक्ट पता था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या है? एक विटनेस आ रहा है जिसे कि एक विटनेस आ रहा है या ऐसी कोई गवाही आ रही है जिसके पास मेन फैक्ट की एविडेंस नहीं है पर अदर रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस है जिससे फैक्ट इन इशू तक पहुंचा जा सकता है। यानी फैक्ट इन इशू तक पहुंचने के लिए एक चेन बनानी पड़ेगी, तो उस चेन को बनाने का काम करती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ एविडेंस है रियल एविडेंस। रियल एविडेंस क्या है? जो कि कोर्ट खुद से परसीव करती है। जैसा कि कोर्ट के सामने कोई पर्सन आया है जो अपने टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराने आया है, उस पर्सन को कोई ऐसी चोट है जो कि किसी ऐसे वेपन से लगी है जो कि फैक्ट इन इशू है कि क्या ये चोट उसी वेपन से लगी है, तो मतलब कोर्ट उस चोट को देखकर खुद से एनालाइज कर सकती है कि ये चोट जो इस व्यक्ति को लगी हुई है ये उसी वेपन से लगी होगी। तो वो पर्सन अगर एविडेंस देने आया है, कोर्ट खुद से उसको परसीव कर रही है, तो इसे हम कहेंगे रियल एविडेंस। उसके बाद इसके साथ ही है पर्सनल एविडेंस। पर्सनल एविडेंस भी सेम है रियल एविडेंस की तरह। यहाँ पे कोर्ट खुद से परसीव कर रही है, ये ऐसी एविडेंस है जो कि ह्यूमन एजेंसी से अफोर्ड की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ एविडेंस है हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। हियरसे यानी सुनी सुनाई बात की आकर कोर्ट में टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराना। जिस पर्सन ने ये बात सुनी है उसको खुद से लगता है कि जिस बात की मैं टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराने जा रहा हूँ, जो बात मैंने सुनी है वो सच है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि सी ने जेड का मर्डर करा है। बी ने खुद अपनी आंखों से ना देखा है ना सुना है, बस एक ही बात सुनी है कि सी ने जेड का मर्डर किया है। और वो पर्सन आकर बी आकर अगर कोर्ट में गवाही देता है इस बात की कि मुझे ए ने कहा है कि सी ने जेड का मर्डर किया है, तो ये कही जाएगी हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस को ही हम कहते हैं डेरिवेटिव या फिर सेकंड हैंड एविडेंस। ये एडमिसिबल नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ एविडेंस आ जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो है जो कि एविडेंस एक्ट में सेक्शन 62 में डिफाइन की गई है, वहीं सेकेंडरी एविडेंस डिफाइन की गई है सेक्शन 63 में। 62 और 63 पे हम एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट काइंड ऑफ एविडेंस आ जाती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस वो है अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस की एविडेंस देने आता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एविडेंस। वहीं अगर किसी फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस की एविडेंस दी जाती है तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव एविडेंस। उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ एविडेंस है ओरल एविडेंस, जो कि हमें एविडेंस एक्ट के चैप्टर 4 में दी गई है, यानी कि सेक्शन 59 और 60 डील करता है ओरल एविडेंस से। वहीं नेक्स्ट काइंड ऑफ एविडेंस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि चैप्टर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है, जहां पर डील होते हैं सेक्शन 61 से लेकर 98 तक। अब ये जो एविडेंस है ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ये भी एक सेपरेट वीडियो में कवर करके कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।